નમસ્કાર, કેમ છો? સારું છે. ટીએસપીએચ આખું એ આપણું છે. વેલકમ ટુ टीएसपीएच डिजिटल गुरु. माई सेल्फ प्रोफेसर परिमल पटेल, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री. और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जेडबलई मेंस 2026 के जनवरी सेशन में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में फ्रॉम द चैप्टर सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. 2026 का जनवरी अटेम्प्ट का पेपर थोड़ा सा लेंदी था, बट प्यारे बच्चों, अगर उसे स्मार्ट ट्रिक से सॉल्व किया जाए तो पेपर को सही समय पर पूरा जरूर किया जा सकता था. तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू शो यू हाउ यू कुड हैव सॉल्व द क्वेश्चन विद इन द गिवन फ्रेम ऑफ टाइम इन द एग्जाम टाइम प्रेशर. ऑलराइट. और अगर आप एग्जाम स्ट्रेटेजी और नॉलेज गेन करना चाहते हो फॉर योर अपकमिंग जेडबलई अटेम्प्ट, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा. सो लेट अस बिगिन विथ सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन. बिफोर आई गो अहेड, लेट मी आल्सो टेल यू approximately 13 questions were asked in this 10 shifts. मतलब हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो आया ही है, प्लस 3 शिफ्ट ऐसे रहे थे जहां पर इस चैप्टर से 2 सवाल पूछे गए. This makes solution colligative one of the very important chapter of physical chemistry. So here we go. We have the first question on our screen. The element P and Q forms two types of non-volatile, non-ionizable salt PQ and PQ2. They are dissolved in 1 gram of PQ is dissolved in 50 gram of solvent, and delta TB was this much. Now the moment you see this delta TB पढ़ते ही बच्चों आपके दिमाग में क्लियर घंटी बजनी चाहिए. क्वेश्चन इज फ्रॉम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एंड एज वी नो बॉइलिंग पॉइंट की बात चले तो बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला. सो व्हाट्स द बॉइलिंग पॉइंट फॉर्मूला? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबीएम. नाउ we go further. While when the 1 gram of PQ2 is dissolved in 50 gram of A, इतना ही पढ़ के आपको तुरंत चमकना चाहिए. बॉइलिंग पॉइंट की बात है और दो दो केसेस दिए हुए हैं बच्चों. जब 2 केस दिए जाते हैं तो या तो आप उसका रेशियो लेते हैं या तो आप 2 इक्वेशन बना करके उसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन स्लाइटली लेंदी है, ये अंदाजा आपको आ जाना चाहिए. अब यहां पर जो आप वैल्यू देख रहे हैं 1.176 प्लस आगे आप रीड करोगे तो डेल्टा टीबी की वैल्यू 0.89689. इससे क्लियर हो जाता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन में लेंदी है. तो क्वेश्चन के आप तुरंत ऑप्शन चेक कीजिए. क्या ऑप्शंस दूर दूर है? 60, 25, 25, 60. सिम्स इनमें से कोई आंसर हो सकता है. और 65, 145, 70, 110. मतलब ऑप्शन अगर आप देखोगे तो काफी दूर दूर नजर आ रहे हैं, या तो आप कैसे इंटर किया हुआ है वैसे नजर आ रहे हैं. सो यहां पर आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं. तो दिस इज अ ट्रिक नंबर 1. whenever you see the question has a difficult data but the options are dur far, then you can go for approximation. Now let us proceed. We will make the 2 cases. नंबर 1 केस इज फॉर PQ. PQ के बारे में हमें डेल्टा टीबी दे रखा है 1.176. KB की वैल्यू हमें दे रखी है 5 और हमें बोला गया है कि इट इज डिजोल्व 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज डिजोल्व. आई होप यू ऑल नो मोलालिटी जो है वो क्या होता है बच्चों? मास अपॉन मोलार मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. बेसिक सा फॉर्मूला है, आई एम श्योर यू ऑल नो क्या होता है मोलालिटी. तो मास अपॉन मोलार मास कितना है? बोला मोलार मास तो हमें नहीं पता, सो मोलार मास की जगह मैंने लिख दिया M2 और वेट ऑफ सॉल्वेंट मुझे दे रखा है 50 ग्राम, क्योंकि ग्राम है उसको कर देंगे हम डिवाइड बाय 1000. फर्दर दूसरे केस के लिए अपने को क्या दिया गया है? दूसरे केस के लिए अपने को दिया हुआ है 0.689. ओके. देखिए फॉर्मूला वापस लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको तुरंत समझ में आना चाहिए. आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं केस 2 के लिए. 0.689. केबी की वैल्यू है 5. अगेन 1 ग्राम सल्यूट. मोलार मास नहीं पता. एंड जो यहां पर
सॉल्वेंट है वो अगेन सेम 50 ग्राम 1000 दिया गया है। ओके, सो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, 5 टेंजा गया, ये जीरो और ये जीरो गया। सो हमें फाइनली पहले वाले से इक्वेशन मिला है, मोलार मास इज इक्वल टू 100/1.176। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड मुझे क्या मिल रहा है यहां पर, अगेन ये कैंसलेशन सेम ही होने वाला है, बिकॉज देखो यहाँ सल्यूट का मास भी सेम है, सॉल्वेंट का मास भी सेम है, खाली मोलार मास अलग है। ठीक है, सो यहां पर मेरा आंसर आ रहा है M2 इज इक्वल टू 100 ये कट हो गया सेम वे, एंड यहां पर आएगा 100/0.689। ठीक है, तो ये हमें दो इक्वेशन मिले। प्यारे बच्चों, क्या यह मास PQ का है क्या? यस। तो PQ का मोलार मास कैसे निकालते हैं? हाँ तो सर P का मास और Q का मास, बट P का और Q का मास कितना है सर, वही तो ढूंढना है। मोलार मास ऑफ द एलिमेंट P एंड Q, वही तो हमें ढूंढना है, राइट? सो वी डोंट नो द मोलार मास। ओके, सो मोलार मास मान लेते हैं P है और Q है, उन दोनों को सम करेंगे। दिस कम्स आउट टू बी 100/1.176, बराबर है। इस सेम इक्वेशन वन जो है वो मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है, नाउ सिमिलरली इफ यू लुक एट दिस वन, इसका भी हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं। क्या इक्वेशन बनेगा इसका? इसका इक्वेशन बनेगा P प्लस 2Q। 2Q क्यों लिया मैंने? बिकॉज वी हैव द कंपाउंड PQ2। PQ2 बोला है मतलब एक P है और दो Q है। ठीक है, सो P प्लस 2Q इज इक्वल टू 100/0.689। अभी देखो स्ट्रेट और सिंपल दिख रहा है कि इन दोनों को एकदम आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो। P और P जो है आपका कट हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर, और 2Q में Q सब्ट्रैक्ट करोगे तो Q बचने वाला है। सिर्फ आपको सॉल्व क्या करना है, ये वाली वैल्यूज। लेकिन सर 100/1.176, माना कि यहां कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन अपने को तो ऑप्शन दूर दूर दिए हुए हैं। ऑप्शन अगर दूर दूर दिए हैं तो क्या हम अप्रोक्सीमेशन में जा सकते हैं? द आंसर इज ऑफ कोर्स यस, आप बिल्कुल अप्रोक्सीमेशन में जा सकते हैं। लेट अस डू, आप जो ये जो नीचे वैल्यू दी रखी है 1.176, कैन आई राउंड ऑफ टू 1.2? दैट्स फेयर। 1.176 तो उसको 1.2 कर देते हैं, थोड़ा हमने वैल्यू बढ़ा दिया है। ओके, तो इसका आप डिवीजन करोगे तो जो है आंसर क्या आएगा, 12 8 96 होता है। तो क्योंकि नीचे 12 नहीं था, 12 से थोड़ा छोटा नंबर था, तो ये डिवीजन करने पर 85 आएगा अप्रोक्सीमेटली। और क्योंकि हम जानते हैं कि जो 85 नहीं रहेगा, मतलब वो 85 से थोड़ा सा आगे पीछे रहेगा, बट आगे पीछे होने दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अप्रोक्सीमेटली रफली मैं इसको 85 ले लेता हूँ, रफली। ओके, सो दिस वैल्यू आई कैन राइट, P प्लस Q का जो वैल्यू है वो है आपका 85, और यहां पर 0.689, 689, कैन आई नॉट राउंड इट अप टू 0.7? बिग सेंस ना? ऑलराइट, सो यहां पर मैंने लिख दिया 0.7 और ये जीरो ऊपर लिख दिया। अब इसका डिवीजन करके देखते हैं तो क्या आंसर आएगा। डेफिनेटली 15 7 105, राइट? तो 15 7 105, तो मुझे लग रहा है कि इसका जो आंसर आएगा वो अराउंड 150 140 के बीच में कुछ तो भी आएगा। ठीक है, नाउ सी आई एम नॉट डूइंग द एग्जैक्ट कैलकुलेशन, मैं आपको बता रहा हूं कि अप्रोक्सीमेशन करना है, क्योंकि उसी से आंसर निकलने वाला है। ठीक है, नाउ लेट्स डू दिस, सब्ट्रैक्ट दिस, P में P गया तो जीरो हो गया, 2Q में Q गया तो क्या बचा, Q बचा। 150 से 85 सब्ट्रैक्ट करो तो लगभग लगभग ये आंसर अपना आता है 65 के आसपास। ठीक है, आई एम श्योर दिस इज नॉट द एग्जैक्ट आंसर, बराबर, मुझे मालूम है एग्जैक्ट आंसर नहीं है क्योंकि मैंने अप्रोक्सीमेशन किया है, बट Q का वैल्यू 65 के आसपास कौन सा है? ये P है, ये Q है, ये P है, ये Q है, P है, ये Q है, चेक करो। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 65 के नियर बाय वाला आंसर है? बिल्कुल है। तो सर ये तो हमने कर लिया, लेकिन एग्जाम में ऐसा कैसे करें? दो चीजें, आप जब भी मॉक प्रैक्टिस करते हैं तब इस बातों का ध्यान रखें कि आपको अप्रोक्सीमेशन, एमसीक्यू वाले जो फॉर्मेट के क्वेश्चन होते हैं वहां अप्रोक्सीमेशन को प्रैक्टिस करना है। दूसरा होता है करेज,
बराबर, करेज रखिए, ऑप्शन दूर दूर है तो आपका आंसर जरूर मैच होगा। आप इतना ज्यादा मत सोचो कि ये सही तो होगा ना, सही तो होगा ना, ऐसा सोचना नहीं है बार बार। दैट्स इट, आई एम श्योर यू विल गेट टू द आंसर। सो हियर वी गेट द आंसर 25 and 60, right? So question was lengthy but could be solved with the small trick, right? I hope that helps. Let's go for the next question. Okay, wherever I take the next question, if you want, you can take a pause and think about the question, and then on the speed of around 1.5 to 2, you can check out what is the my way of solving. Okay, so here I go with the question. Consider the solution of carbon dioxide dissolved in water in a closed container. Which one of the following plot correctly represent the variation of partial pressure of CO2 in vapor phase above water with the log of mole fraction? तो बच्चों सबसे पहला टास्क होता है आइडेंटिफाई द टॉपिक। प्यारे बच्चों, क्लियर क्लियर बात है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और मोल फ्रैक्शन के लॉग का ग्राफ आपको पूछा गया है। ये अपने को पढ़ने आना चाहिए। व्हेन यू सी द क्वेश्चन, इट इज लाइक कॉम्प्लेक्स मेथड से थोड़ा लिखा हुआ है, ज्यादा ज्यादा वर्डिंग्स में लिखा हुआ है। बट इफ यू कुड सी दिस कि आपको लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ पूछा है, तो ये देख करके आपको बेसिक नॉलेज जरूर याद आएगा कि सर ये तो पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, मतलब ये तो सर हेनरीज लॉ है ना? कोई भी गैस को आप सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हो, दिस इज हेनरीज लॉ। तो हेनरी लॉ का जो ग्राफ होता है, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आएगा। लेकिन चौकन्ना रहना है, ग्राफ हमें P वर्सेस X का नहीं पूछा है, हमें ग्राफ पूछा है P log of P versus log of X. So as you know, the equation of Henry law is P is equal to KHX. Partial pressure is equal to KH into X. Let us take the log. If you take the log, it is log of P is equal to log of KH plus log of X. नंबर का जब हो प्रोडक्ट, log का एडिशन कर लो। तो यहां पर आपने log का एडिशन किया, and which clearly indicate it is the graph of y is equal to c plus mx type, meaning a straight line having an intercept. So कौन सा ऐसा ग्राफ है जो स्ट्रेट लाइन भी है, इंटरसेप्ट भी है, एंड स्लोप इज पॉजिटिव? ओके, स्लोप इज पॉजिटिव क्योंकि जो x है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मोल फ्रैक्शन होता है, और यहां पर मोल फ्रैक्शन कार्बन डाइऑक्साइड का ही पूछा है। तो ये बहुत जरूरी है। कई बार बच्चों क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 की जगह मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी दे सकते हैं। इन दैट केस यहां पर आपको इक्वेशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा, x की जगह 1 - x लिखना पड़ सकता है। ठीक है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लिया कि हाँ भैया, ग्राफ जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 ही पूछा है। ऑलराइट, और इसके हिसाब से y इज इक्वल टू c प्लस mx देखने पर क्लियर पता चल रहा है कि this is the final answer for the given question. All right. So this was a simple category question from solution colligative. Next question. Now, again, the very first word, Henry's law. Henry's law, ये वर्ड पढ़ते ही आपको समझ में आ गया कि हेनरी लॉ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। लेट अस रीड द स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है, करेक्टनेस चेक करनी है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH इज अ कांस्टेंट with respect to variation in solutions concentration over the range for which the solution is ideally dilute. बिल्कुल सही स्टेटमेंट यहां पर बता रहे हैं। इनका कहना है कि KH इज कांस्टेंट, मतलब आप अगर P इज इक्वल टू KHX इस इक्वेशन को जानते हो तो आप ये भी मानते होगे कि क्या X बदलते रहता है प्रेशर को बदलने पर? बिल्कुल बदलेगा। पर क्या X के बदलने पर KH बदलता है क्या? नहीं ना। जो ये तो कांस्टेंट ही है ना, नाम ही उसका कांस्टेंट है, मतलब KH की वैल्यू कोई खास बदलती नहीं है। आप जो है प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी, बराबर, और उसी का तो कांस्टेंट है KH। तो स्टेटमेंट को आवश्यकता पड़ने पर दोबारा रीड किया जा सकता है। क्या कह रहा है स्टेटमेंट? KH इज कांस्टेंट विद द वेरिएशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। बिल्कुल सही है। सो स्टेटमेंट 1 यहां पर सही है। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? KH does not differ for the same solute in the different solvent. Same solute, different solvent. सेम solute की अलग अलग सॉल्वेंट में solubility सेम हो सकती है क्या?
विचार कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में जितना डिसॉल्व होगा, क्या कार्बन डाइऑक्साइड एसीटोन में भी उतना ही डिसॉल्व होगा? ऑब्वियसली नहीं। एक ही सॉल्यूट की अलग अलग सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है, तो जो उसका केएच जो रहेगा वो वैल्यू सेम होगा कि अलग अलग होगा? ऑफ कोर्स अलग अलग होगा। प्यारे बच्चों, KH इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन गैस एंड सॉल्वेंट पेयर। मतलब मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड को, एज आई सेड, आप अलग अलग सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे एट द सेम प्रेशर, तो उसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी ना सेम आएगी। प्रेशर सेम है तो क्या सॉल्युबिलिटी सेम आएगी? अलग अलग सॉल्वेंट लिया तो अलग अलग आ जाएगी। मतलब ये होता है कि KH की वैल्यू किस सॉल्वेंट में आप डिसॉल्व कर रहे हो उस पर तो डिपेंड करती ही करती है। ऑलराइट, सो KH डज नॉट डिफर विद द सेम सॉल्यूट। ये नॉट जो लिखा है ये गलत है। KH डज डिफर, ऑलराइट, फॉर द सेम सॉल्यूट इन अ डिफरेंट सॉल्वेंट। Okay, so this is a a wrong statement. So statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Again, ये थोड़ा सा ट्रिकी था, एग्जाम टाइम के अंदर इसको आप शांति से पढ़िए। कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल है, बराबर, आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगा तो ये क्वेश्चन आप क्रैक कर सकते थे। ऑलराइट, सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। Now, in this question, it is asked 100 gram at T Kelvin, 100 gram of 98% H2SO4 is mixed with 100 gram of 49% H2SO4 weight by weight aqueous solution. मतलब दो solution को mix कर रहे हैं। What is the mole fraction of H2SO4 in the resultant solution? मतलब जो अब solution नया बना है वो नए solution का आपको मोल फ्रैक्शन ढूंढना है। पहले तो ये क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि क्वेश्चन किसके ऊपर है, सोल्यूशन वाले पार्ट से, जहां कॉन्सेंट्रेशन हमने फाइंड करना सीखा है। ढूंढना क्या है? मोल फ्रैक्शन। ऑलराइट, फाइनली क्या ढूंढना है ना? हमें ढूंढना क्या है? व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4। तो प्यारे बच्चों, मोल फ्रैक्शन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? सो मोल फ्रैक्शन फाइंड करने का फॉर्मूला है X2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, बराबर है। मतलब आपको सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल्स चाहिए होते हैं तो आपको मोल फ्रैक्शन मिलता है। क्या सल्यूट के और सॉल्वेंट के मोल्स दिए हैं क्या? अब ये सोचो, सर डायरेक्टली मोल्स नहीं दिए, हमें कोई तो दो सोल्यूशन दिया हुआ है, राइट? दो सोल्यूशन दिया हुआ है तो अब हमारा काम क्या होना चाहिए? सोचो, आवर वर्क शुड बी कि ये जो दो सोल्यूशन हमने मिक्स किया है उसमें सल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है। अगर सल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स आपको पता हो, सोचो, अगर आपको सल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स पता चल जाए तो क्या आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं? हाँ, तो निकाल लेंगे हम लोग। बस, तो फिर अभी हमारी एनर्जी कहाँ जानी चाहिए? टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द मोल्स ऑफ H2SO4 एंड व्हाट आर द मोल्स ऑफ वाटर। ओके, लेट्स डू दिस। तो हमने यहां पर जैसे कि आप देख रहे हो कि दो सोल्यूशन को मिक्स किया है। ओके, पहला जो सोल्यूशन है वो है 98% H2SO4। प्यारे बच्चों, क्या आप ये मानते हैं कि 98% H2SO4 का मतलब होता है 98 ग्राम ऑफ H2SO4 एंड 2 ग्राम ऑफ वाटर? यस, है ना? यही तो होता है ना परसेंट, मतलब पर सेंचुरी। 100 ग्राम में 98 ग्राम H2SO4 है, 2 ग्राम वाटर है। आगे बोला है 49% H2SO4, उसको भी इसके अंदर मिक्स कर दिया है। 49% वाले को भी मिक्स किया और दोनों 100-100 ग्राम ही लिया है। एक 100 ग्राम एक 200 ग्राम रहा रहता तो भी आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा, है ना? ऑलराइट, सो हियर बोथ आर टेकन 100-100, तो मैं परसेंट में ही ले रहा हूं। 100 में से 98 और 2, 49% बोले तो 49 ग्राम एंड 51 ग्राम। ओके, ऑलराइट। अभी मतलब मेरे पास में यहां पर ये दे दिया है मुझे कि मैंने सल्यूट कितना ग्राम लिया और सॉल्वेंट कितना ग्राम लिया है। अगर मेरे पास सल्यूट का मास है तो क्या मैं उसके मोल्स निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। अब मोल्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ मोल होते हैं मास अपॉन मोलार मास। What is the mass of water here? 51 plus 2, that is total will become 53 ग्राम। ओके, सो 53 ग्राम पानी है और पानी का मोलार मास कितना होता है? 18। तो 18 3 जार 54, तो नियरली 3 मोल्स पानी है हमारे पास में, ऐसा कह सकते हैं।
मैं नियरली इसके लिए ले रहा हूं बिकॉज ये न्यूमेरिकल नहीं है। चेरी ऑन द केक, ऑप्शंस आर अगेन, यू ऑल कैन सी ऑप्शंस आर फार अवे। जब ऑप्शंस दूर दूर हो तो अप्रोक्सीमेशन के लिए ज्यादा डरना नहीं चाहिए। ठीक है, सो लगभग 3 मोल यहां पर पानी है। सल्यूट की बात करूं तो देखो इन दोनों को ऐड करके आप उसको 98 से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप ओरली याद रख लो ना, H2SO4 का मोलार मास 98 होता है, ये तो याद ही होगा। तो 98 का आधा 49 होता है। तो क्या स्मार्ट बच्चे ये समझ पाए कि दिस इज 1 मोल एंड दिस इज हाफ मोल? व्हाट इज 1 मोल प्लस हाफ मोल? 1.5 मोल। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आया, लेट मी ऐड देम अप। 98 प्लस 49, so this is 7 carried 1, 10 and 4, that is 147. All right, so this will become 147 divided by 98 and you will see the answer will come out to be 1.5 moles। बराबर है, तो मुझे दोनों के इंडिविजुअल मोल्स मिल चुके हैं। बराबर, अब जब दोनों के मोल्स मिल गए तो हमें करना क्या है? सिंपल है भाई, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे भैया? बड़ा आसान है, उसके मोल अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल कितने हैं? ये 1.5 मोल हो गया, और नीचे आ जाएगा 3 मोल प्लस 1.5 मोल। सो दिस इज 1.5 डिवाइडेड बाय 4.5, दिस इज 1/3। ऑलराइट, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1/3। ओके, तो 1/3 करने पर व्हाट शुड बी द आंसर? बराबर है डेफिनेटली 0.33। ऑलराइट, इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। राइट, आई होप दैट्स परफेक्टली क्लियर। ओके, सो आसान क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट मैं आपको बता देता हूं। अगर यहाँ पर उन्होंने 100 ग्राम की जगह 200 ग्राम बोला होता तो हम क्या करते? तो हमें सिर्फ इस क्वांटिटी को डबल करना पड़ता, क्योंकि ये मास जो है 98 और 2 ये 100 ग्राम में है। राइट, अगर हमने वो सोल्यूशन 200 ग्राम लिया है तो वी हैव टू बी केयरफुल कि 200 ग्राम के हिसाब से फिर उसको डबल करना पड़ेगा, एंड देन वी विल हैव टू सॉल्व। दैट्स अ सिंपल थिंग। ओके, सो लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राफ, इस ग्राफ को देखते ही आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन डिविएशन के ऊपर है, रॉल्ट लॉ का डिविएशन। ऑलराइट, सो वी हैव टू बी केयरफुल कि कौन सी जोड़ी यहां पर दी गई है। अगर आप रॉल्ट लॉ डिविएशन नहीं जानते तो आपको सबसे पहले आइडियल और नॉन आइडियल वाला जो केस आपकी एनसीईआरटी में दिया है उसको जरूर पढ़े, और ज्यादा नहीं समझ में आए तो आप एटलीस्ट उसके एग्जाम्पल्स को जरूर याद कीजिए। बहुत इजी टॉपिक है, एग्जाम्पल अगर आप उसके याद कर लेते हैं तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करना। ओके, सो हियर वी गो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द प्लॉट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CS2, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CS2 वर्सेस मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इन अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड CS2। मतलब मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ CS2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ CS2 का ग्राफ पूछा गया है, और यहां पर जो जोड़ी मेरे को दे रखी है वो है CS2 प्लस एसीटोन। बराबर है। जो बच्चों, अगर आपको ये क्वेश्चन आता हो, यू नो द थिंग, यू कैन स्किप एंड गो हेड, बट आप सुन लीजिए, अगर आपको ये पेयर याद नहीं रहती तो मैं आपको अभी याद करा देता हूं। ठीक है, आपके एनसीईआरटी के अंदर पॉजिटिव डिविएशन के लिए 3 कॉमन एग्जाम्पल दिए गए हैं, और तीनों एग्जाम्पल को आप अच्छे से ट्रिक से याद कर लीजिए। बराबर है, वाटर प्लस इथेनॉल, इथेनॉल प्लस एसीटोन, एसीटोन plus CS2। ऑलराइट, सो दीज 3 आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डिविएशन। और देखो इसको ऐसे याद रखना है, वाटर प्लस इथेनॉल, इथेनॉल प्लस एसीटोन, एसीटोन प्लस CS2। है ना आसान? बराबर है, वाटर प्लस इथेनॉल, इथेनॉल प्लस एसीटोन, एसीटोन प्लस CS2। अगर आप उसको ऐसे करके याद रखेंगे तो आपको जरूर याद रहेगा ये 3 एग्जाम्पल जो है वो पॉजिटिव डिविएशन के हैं। जो सेम सेम वाले रहते हैं, सेम सेम मतलब क्या हो गया, जैसे बेंजीन टोलुइन सेम सेम है, हेक्सेन हेप्टेन सेम सेम है, तो वो आइडियल केसेस माने जाते हैं। ऑलराइट, और नेगेटिव डिविएशन में क्या होता है? एसिड प्लस वाटर, जैसे कि HNO3 प्लस वाटर कर दिया, HCl प्लस वाटर कर दिया, सो दैट बिकम्स नेगेटिव डिविएशन। ऑलराइट, सो नेगेटिव डिविएशन के एग्जाम्पल भी याद रखिए, पॉजिटिव डिविएशन के एग्जाम्पल भी याद रखिए, बहुत ही कॉमन है।
ऑलराइट। और क्लोरोफॉर्म CS2, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन का एग्जाम्पल नेगेटिव डिविएशन में आता है, तो आपको समझना है। अब यहां पर जो क्वेश्चन हमें पूछा है वो है CS2 प्लस एसीटोन। अब CS2 प्लस एसीटोन शोज विच डिविएशन बच्चों? पॉजिटिव डिविएशन। तो पॉजिटिव डिविएशन, क्या यह ग्राफ पॉजिटिव डिविएशन का है? नहीं है। क्या ये पॉजिटिव डिविएशन का है? नहीं है। बट अब यहां पर असली खेल हो गया। असली खेल यहां हो गया कि ये ग्राफ उन्होंने बड़े ही शातिर तरीके से ये पॉजिटिव दिया, ये पॉजिटिव दिया, लेकिन ये वाले को नेगेटिव में डाल दिया है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। और दिस इज रॉन्ग। बराबर, ग्राफ एक्चुअली में ऐसा ही दिखता है, जहां पर आपको एक ऐसी लाइन दिखती है, एक ऐसी लाइन दिखती है, एंड देन यू सी यू नो पॉजिटिव डिविएशन, वन पॉजिटिव डिविएशन, सेकंड पॉजिटिव डिविएशन। तो बच्चे घाई घाई में बेल जैसा कर देते हैं, यहां पर उन्होंने नेगेटिव डिविएशन डाल दिया था, दैट वाज रॉन्ग। सो आपके पास में एक ही ऑप्शन बचता है जहां पर पॉजिटिव डिविएशन आपको CS2 के लिए देखने मिलता है, ऑलराइट, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 3, एंड हेंस 3 वुड बी द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ऑलराइट, सो क्वेश्चन बड़ा ही आसान था, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो है ट्रैप जरूर था। सो केयरफुल स्टूडेंट, इस ट्रैप में से छूट जाएंगे। ऑलराइट, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। A solution is prepared by dissolving 0.3 gram of a non-volatile non-electrolyte solute। 0.3 ग्राम है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब टुकड़े नहीं होने वाले, वेंट ऑफ फैक्टर नहीं आएगा, उस जिसका मोलार मास 60 है, एंड 0.9 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट बी, द मोलार मास इज व्हाटएवर। ऑलराइट, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी। क्वेश्चन के अंदर की वर्ड मिल गया। की वर्ड क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर ढूंढना है। ऑस्मोटिक की बात चले तो ऑस्मोटिक का फॉर्मूला, सो लेट अस टेक द ऑस्मोटिक का फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर? पाई इज इक्वल टू CRT। पाई इज इक्वल टू CRT. You can also write it as pi v is equal to nRT, because of course concentration is number of mole upon volume. तो ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है। बराबर, अब क्या करना है? सिंपल, फट फट झटापट आपको वैल्यूज पटक देनी है। आपको ढूंढना क्या है? पाई ढूंढना है। तो ऑब्वियसली अगर पाई ढूंढना है भाई, तो बाकी सब दिया होगा ना भाई। ऑलराइट, सो पाई अपने को ढूंढना है। सो दिस वी डोंट नो। व्हाट इज द वॉल्यूम गिवन? वॉल्यूम क्या दिया है? देखिए, ढूंढिए ढूंढिए, प्रश्न में वॉल्यूम कितना दिया है? ये रहा, 100 ml वाटर में डिसॉल्व किया है, 100 ml। लेकिन क्या स्मार्ट बच्चे जानते हैं कि सर अगर वॉल्यूम अपने को ml में दिया है तो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो लीटर में वॉल्यूम चाहिए रहता है। नंबर ऑफ मोल्स, अब नंबर ऑफ मोल्स किसके लिए जाए? तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, आर वी टेकिंग वन सल्यूट और वी आर टेकिंग टू सल्यूट? सर वी आर टेकिंग टू सल्यूट, सल्यूट ए ऑल्सो एंड सल्यूट बी ऑल्सो। तो इन दोनों को अगर आपने पानी में डाला है, तो मैं मोल्स किसके लूं? ए के लूं कि बी के लूं? ऑब्वियसली मुझे दोनों के ही मोल्स लेने होंगे, क्योंकि दोनों ही ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करेंगे। तो आपको दोनों को लेना है, ठीक है? ए को भी लेना है, बी को भी लेना है। तो सिंपल ये है कि यहां जो आप नंबर ऑफ मोल्स देख रहे हैं ना, जो नंबर ऑफ मोल्स आप यहां देख रहे हैं, वो ए के मोल्स और बी के मोल्स दोनों मिला करके, ऐड करके यहां पर आपको डालने होंगे। ऑलराइट, लेट अस फाइंड आउट, लेट अस फाइंड आउट ए के कितने मोल्स है। ए के नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास। कितना दिया है बच्चों मोलार मास? 60। नंबर ऑफ मोल ऑफ बी इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास। मोलार मास अपने को कितना दे रखा है बी का? 180। दिस इज 180। ऑफ कोर्स दिस बिकम 3 2 जार 6, बराबर है। तो ये हो गया 1/200, और ये कितना हो जाएगा? 9 2 जार 12, तो ये भी हो गया 1/200। ओके, अब ये दोनों मोल्स को यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है ऐड करके। ऑलराइट, दोनों को ऐड करना है। तो बच्चों 1/200 प्लस 1/200 कितना हो जाएगा? ओके, दिस विल बी 2/200, which will make it 1/100। ओके, सो 1/100 हमारे टोटल मोल्स है। तो यहां पर जो नंबर ऑफ मोल है, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया 1/100। आर की वैल्यू, आर की वैल्यू अपने को दे रखी है 0.082।
0.08 आप अंदाजे से ले लीजिए, 8/100, क्योंकि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल, नहीं ना एमसीक्यू है, तो बिल्कुल अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेम्परेचर की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, 300 केल्विन। बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मुझे लग रहा है पूछा गया है। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ बच्चे जो अटक जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये आगे सब लिखा क्या है। अरे वो लिखा है उसको गोली मारो, पहले मुद्दे पे ध्यान देने का, कीवर्ड पकड़ना सीखो। कीवर्ड अगर ऑस्मोटिक प्रेशर है तो आपको ध्यान वहां देना है कि ऑस्मोटिक की बात चली है, ऑस्मोटिक का फॉर्मूला। और इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 8 3 24, मतलब बाकी सब उड़ाने की भी जरूरत नहीं है। 24 2 4 वाला नंबर दिखने वाला आंसर कौन सा है, तो 2 और 4 लिखने वाला आंसर यही है। अब कई बार बच्चे इसको भी सॉल्व करने में समय गवाते हैं। अरे क्यों गवा रहे हो समय, दिख रहा है ना, और तो बाकी सब जीरोज ही है, जो भी वो अपने आप में सेटलमेंट हो जाएगा। ऑलराइट, दिस इज हाउ यू कैन सेव योर टाइम। ऑलराइट, आप अपना समय बचा सकते हैं। ओके, सो डू सेव योर टाइम, आई होप दैट विल हेल्प यू। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट, W ग्राम ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड। ध्यान देने वाली बात है, यहां पर क्या कहा गया है अपने को, इलेक्ट्रोलाइट कहा गया है। मतलब वी हैव टू कंसिडर द वेंट ऑफ फैक्टर। द मोमेंट यू सी इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन, सोल्यूशन कॉलिगेटिव में इलेक्ट्रोलाइट आया, मतलब वेंट ऑफ फैक्टर, टुकड़े होने वाले हैं। नॉन वोलेटाइल सॉलिड solute of the molar mass m gram when dissolved in 100 ml water decreases the vapor pressure। वेपर प्रेशर आया, मतलब वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगेगा। ऑलराइट, बोल रहा है कि वेपर प्रेशर 640 से 600 हो गया, मतलब पहले 640 था, अभी 600 हो गया। ओके, इफ द एक्वस सोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बॉइल्स एट 375 केल्विन, बॉइल्स एट, ओ मीनिंग यहां पर तो बॉइलिंग पॉइंट की बात भी चल रही है। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात चले तो बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले यहां पर लगेंगे, वेपर प्रेशर भी लगेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी लगेगा, क्योंकि दोनों की बात चल रही है। आगे देखते हैं, देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ऑलराइट, मतलब हमें मोल फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन पूछा गया है, इन शॉर्ट मोल फ्रैक्शन ढूंढना है। ऑलराइट, प्यारे बच्चों, क्या आप पहले तो इस निर्णय पे आ गए कि हमें फॉर्मूला क्या यूज करना है, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू x2, और डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम, ये दोनों फॉर्मूले यूज करने हैं। सही है, नहीं, क्या सही नहीं है सर, आई वेंट ऑफ फैक्टर आएगा। क्यों आएगा भाई, वर्ड देखिए क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो डेफिनेटली यहां पर जो है इसके अंदर आपको वेंट ऑफ फैक्टर जरूर डालना पड़ेगा। सो यू हैव टू पुट द वेंट ऑफ फैक्टर। ओके, और हमें ढूंढना क्या है, मैं उसको भी सर्कल कर लेता हूं, हमें ये ढूंढना है। अगर हमें ये ढूंढना है तो हमें बाकी सब पता होना चाहिए। लेट्स टेक इट फ्रॉम द डेटा। तो डेटा में हमें बॉइलिंग पॉइंट और ये सब कुछ दिया हुआ है, लेट्स पुट द वैल्यूज। डेल्टा पी, व्हाट इज डेल्टा पी, डेल्टा पी बाय पी नॉट इज इक्वल टू आई एक्स टू। डेल्टा पी का वैल्यू कितना होगा, बोला 640 माइनस 600 अपॉन 640 शुड बी इक्वल टू आई इंटू एक्स टू। क्या हमें आई की वैल्यू मालूम है, क्या हमें पता है कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, नहीं मालूम। कितने टुकड़े हो रहे हैं, अरे सर इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं मालूम है, मतलब आई का वैल्यू मालूम नहीं है। तो आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि ये जो सेकेंड वाला इक्वेशन हमने यहां पर लिया है ना, यहीं से हम निकालने वाले हैं आई की वैल्यू, और इस आई की वैल्यू को यहां पर हमें पटकना है, और पटकते ही आंसर आने वाला है। ऑलराइट, सो लेट अस गो अहेड, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 640 माइनस 600 इज ऑफ कोर्स यहाँ पर 40, 40 अपॉन 640, ऑलराइट, 0 0 कट, सो इसका आंसर क्या आया, 1/16। ओके, ये 1/16, इसको एज इट इज ही रखिए, हम आई की वैल्यू ढूंढ करके वहां पर वापस आएंगे। ठीक है, वी आर कमिंग क्वाइट क्लोज। यहाँ पर भी 16 है, यहाँ पर भी 16 है, बट जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 8 भी है, मतलब 16 का आधा 8 होता है ना, तो वो भी आंसर में जा सकता है। स्ट्रेट तुक्का मारना नहीं है आपको, ठीक है, ट्राई करो, इजी होएगा ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, चलिए, सो ये यहाँ पर आई की वैल्यू हमें पता कर लेनी है पहले। सो एज वी नो, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई केबीएम, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई केबीएम। डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी दे रखी है, बोल रहा है कि पानी जो है वो 375 पे बॉईल कर रहा है, नॉर्मली पानी 373 पे बॉईल करता है,
मतलब बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन 2 केल्विन है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ओके, सो डेल्टा टीबी की वैल्यू 2 है। आई की वैल्यू सर हमें नहीं पता। केबी का वैल्यू ब्रैकेट में दिया होना चाहिए 0.52, नहीं तो भी अपने को मालूम ही है 0.52 इज द वैल्यू ऑफ केबी फॉर वाटर। मोलालिटी क्या होता है बच्चों? मास अपॉन मोलार मास इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। 100 ml पानी, 100 ml पानी को 100 ग्राम पानी लिया जा सकता है क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, डिवाइड बाय 1000 किया क्योंकि ये केजी में होना चाहिए था। W और M को मैंने कोई वैल्यू नहीं डाली क्योंकि मुझे कोई वैल्यू दी भी नहीं है, और मुझे फाइनल आंसर में W और M जिंदा चाहिए। ऑलराइट, इसी से समझ में आ रहा है हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये 100 और यहाँ से 0 0, मैं बचपन से हूँ हीरो, ये कट हो गया और ये आ जाएगा 2 और इसका आ जाएगा 26। सो आई की वैल्यू आ रही है यहाँ पर, आई की वैल्यू यहाँ पर आ रही है दिस इज लाइक 10 नीचे 26/10, तो वहां पर ऊपर चला जाएगा m/w इंटू 10/26। ऑलराइट, आई इज इक्वल टू ये m/w इंटू 10/26, ये वैल्यू यहां पर से हमें मिल रही है। ऑलराइट, इसी वैल्यू को अपन वहां पर ले जाते हैं, तो आई की जो वैल्यू है, आई की जो वैल्यू है वो क्या है, m/w इंटू 10/26 इंटू x2। ऑलराइट, सो 26 और 16 को देख करके भी घाई मत कीजिएगा। ऑलराइट, एक बार आप देख लीजिए, तो ये 10/26 कैन आई राइट इट एज 1/2.6? क्यों? क्योंकि मेरे आंसर समवॉट उसी फॉर्मेट में नजर आ रहे हैं। ऑलराइट, सो 2.6/16 इंटू डब्ल्यू बाय एम शुड बी इक्वल टू माई x2। 2.6/16 इंटू डब्ल्यू बाय एम, 2.6/16 इंटू नो, देखिए यहां पर m/w दे रखा है। यही ये पॉइंट है जहां पर बच्चे घाई घाई में बैल जैसा करके आ सकते हैं। ट्रैप है ये, ट्रैप है ये, चौकन्ना रहना, क्योंकि 16 का आधा कितना होता है बच्चों? 16 का आधा हो जाता है 8, और 2.6 का आधा होता है 1.3। ओके, सो 1.3/8 ये वैल्यू हमें यहाँ पर नजर आ रही है। सो बिल्कुल ये भी यहाँ पर चलेगा, एंड W/M ये बिल्कुल यहाँ पर मैच कर गया, एंड हेंस दिस is the final answer for the given question. Alright, so hopefully question slightly lengthy था but doable था, question doable था, और अगर आप स्पीड रख रहे हो और कैलकुलेशन में चौकन्ना हो तो ये क्वेश्चन किया जा सकता था। Alright, let's go for the next. टू लिक्विड्स ए एंड बी। देखिए आप अगेन आई वुड से, अगर बीच बीच में जहां भी आपको आवश्यकता लगे पॉज जरूर कीजिए, पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए, फिर जो आंसर आता है उसको आप आगे बढ़ा करके वेरीफाई कर सकते हैं। आपको अप्रोच क्लियर है तो यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स वेरी सिंपल। ऑलराइट, लेट्स गो अहेड। टू लिक्विड्स ए एंड बी forms the ideal solution at a temperature T Kelvin. At T Kelvin, the vapor pressure of pure A and B are 55 and 15 kilonewton per meter square. What is the mole fraction of A in the solution of A and B in equilibrium with its vapor in the mole fraction of A is 0.8? Now, जैसे ही हमने क्वेश्चन पढ़ा हमें ये समझ में आ गया कि टू लिक्विड ए एंड बी, जैसे ही टू लिक्विड ए एंड बी और उसके वेपर प्रेशर की बात चल गई, वेपर प्रेशर की बात चल गई, तो ये बात क्लियर थी कि रॉल्ट लॉ लगने वाला है। रॉल्ट लॉ लगने वाला है भैया, यहां पर रॉल्ट लॉ लगने वाला है, तो रॉल्ट लॉ लगाना है, बट साथ में मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज, वेपर फेज में अगर मोल फ्रैक्शन की बात चलती है, सो दैट मींस आपको रॉल्ट लॉ और डाल्टन लॉ दोनों लगाने होते हैं। सो दैट्स द केस, अगर आपको नहीं याद है तो इसको जरूर लिख के रखिए। सिर्फ लिक्विड फेज की बात है, इट इज रॉल्ट लॉ, सिर्फ वेपर फेज की बात है, इट इज डाल्टन्स लॉ। बट लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों के मोल फ्रैक्शन की जब चर्चा होती है तो आपको लगाना पड़ेगा रॉल्ट प्लस डाल्टन दोनों। ऑलराइट, अब इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछा गया है, पहले भी जेई में ऐसे सवाल आए हैं, लेकिन पहले वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन ढूंढने के लिए कहा जाता था। अब ये क्वेश्चन में हमें क्लियरली दिया है कि ए और बी का जो वेपर प्रेशर है, मोल फ्रैक्शन है, वो 0.8 है वेपर फेज में, मतलब वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन दे रखा है।
और हमें सोल्यूशन फेज के अंदर उसका मोल फ्रैक्शन ढूंढना है। ऑलराइट। अब तो इसके लिए हमें दोनों ही मतलब करना पड़ेगा, इसमें आपको रॉल्ट भी लगाना है, डाल्टन भी लगाना है। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द डाल्टन्स लॉ। डाल्टन लॉ क्या बोलता है? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, सॉरी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल बी इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। ऑलराइट, इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। क्या टोटल प्रेशर हमें दिया है? नहीं दिया है। पार्शियल प्रेशर कुछ भी नहीं दिया है। सो दिस इज व्हाट वी हैव राइट नाउ। और हमें क्या दे रखा है? बोला हमें प्योर ए और प्योर बी का प्रेशर दिया हुआ है। ऑलराइट। क्वेश्चन देख करके बच्चों आपको ये अनुभव आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। अगर लेंदी होने वाले क्वेश्चन आप तुरंत भांप लेते हो तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू करके सेकेंड राउंड ऑफ पेपर में सॉल्व कर सकते हो। बट खैर हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं, सीख रहे हैं कैसे करना है। लेट अस ट्राई दिस। ओके, सो P इज इक्वल टू पी नॉट ए। पी नॉट ए की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है 55, और दूसरे की हमें दे रखी है, ये हमें कितना दिया है? 55 इंटू एक्स ए प्लस, यहां पर क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम 15 इंटू एक्स बी। ओके, क्या मैं टोटल प्रेशर की जगह पे, है ना, ऐसा लिख सकता हूं? पी ए अपॉन 0.8 शुड बी इक्वल टू द टोटल प्रेशर। ओके, तो यहां पर मैं लिख देता हूं पी ए अपॉन 0.8 शुड बी इक्वल टू 55 एक्स ए प्लस 55 एक्स ए, और यहां पर मैं लिख देता हूं 1 माइनस एक्स ए। बराबर, इक्वेशन को मैं एक्स ए के टर्म में ले आना चाहता हूं। ओके, इक्वेशन को मैं एक्स ए के टर्म में ले आना चाहता हूं। ओके, ऑल राइट, इसके अंदर हमें और थोड़ा सोचना पड़ सकता है। क्या हम यहां पर ही इसको इक्वेट कर दे? अगर पीए की जगह पर 55 एक्से को पुट करें, ऑलराइट, तो क्या ज्यादा उचित नहीं होगा? क्यों? ये कैसे चमका सर आपको? ये मुझे ऐसे चमका कि यहां पर जब मैं एक्स बी की जगह पे मैं 1 माइनस एक्स अगर लिख भी देता हूं, बराबर, तो मुझे यहां पर एक अननोन मिलेगा। सी रिमेंबर स्टूडेंट, मैथमेटिकली आप एक इक्वेशन से एक ही अननोन ढूंढ सकते हैं। तो आपको यहां पर एक्से को एक्से रहने देना है और एक्स बी को 1 माइनस एक्से करना ही पड़ेगा। एट द सेम टाइम अगर मैंने यहां पर पीए भी रखा है तो ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि पीए भी तो अननोन है। बराबर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मुझे कहाँ पता है? मुझे नहीं पता है। ये 55 मत डालना, वो तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। ऑलराइट, सो पीए को भी मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई मैंने इसको थोड़ा सा स्ट्रैटेजी में बदलाव कर दिया, और यहां पर मैं लिख दूंगा 55 एक्से, 55 XA upon 0.8. All right. Now, this makes, a clear cut, understanding that the question is doable, but slightly थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, बट बच्चों क्वेश्चन डुएबल नजर आ रहा है। ठीक है, मैं 0.8 को उस तरफ मल्टीप्लीकेशन में भेज दूंगा, तो आई विल गेट 55 XA इज इक्वल टू 44। ऑलराइट, 44, ये 0.8 उधर मल्टीप्लाई में जा रहा है, इस पूरे को अपन 0.8 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। आई एम श्योर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 15 इंटू 1 माइनस एक्स वुड बी 15। ओके, 15 माइनस 15 एक्स। ओके, और उसको अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं 440 एक्स प्लस 15 into 0.8 will be 12, minus 15 into 0.8 will be 12, बराबर है। सो दिस मेक्स 440 एक्से माइनस 12 एक्से, इसको उस तरफ ले जाएंगे अपन। ऑलराइट, सो 440 एक्से, नो नो नो, ये माइनस में नहीं जा सकता। वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग हियर, सो वी नीड टू चेक दिस आउट। Right, a small error we did here. This 0.8 goes in the multiplication. Definitely it is 44.0. So this was the mistake here.
ऑलराइट, सेम गाय गाय में बैल जैसा हो सकता है, तो वी हैव टू बी रियली केयरफुल। सो दिस इज नॉट 440 एग्जे। लेकिन देखिए अपने को तुरंत समझ में भी आ गया कि वो डेफिनेटली नेगेटिव में तो आंसर नहीं आना था। ऑलराइट, सो फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट कि ये पॉइंटेड वहां पर मल्टीप्लाई गया तो 44 एग्जे हो गया। 44 माइनस 12 दैट विल बिकम 32 एग्जे। 32 एग्जे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में आएगा, दिस विल बिकम 23 एग्जे is equal to 12 and therefore xa is equal to 12 बटे 23। 12 टू जा मतलब लगभग लगभग 0.5 के आसपास का आंसर। तो 0.5 के करीब दो आंसर नजर आ रहे हैं, तो वी हैव टू बी केयरफुल। नाउ दिस इज 12 अपॉन 23। सो ये 12 टू जा नहीं जाएगा, टू से थोड़ा छोटा नंबर है। अगर है ना 12 टू जा 24 होता है, ये तो टू से थोड़ा सा नंबर छोटा 1.9 या ऐसा कुछ होगा। तो मेरा आंसर 0.5 आएगा कि उससे थोड़ा बड़ा आएगा? ऑफ कोर्स उससे थोड़ा सा बड़ा आएगा, विच मेक्स 0.5217 एज अ फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। राइट, सो बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन वाला जरूर था, लेकिन अगर आप इसको पेशेंटली करेंगे तो आपका आंसर आ सकता है। बट अगेन आई वुड एडवाइस, इस तरह का क्वेश्चन आपको 2 राउंड पॉलिसी के हिसाब से मार्क फॉर रिव्यू करके ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपने देख लिया था कि क्वेश्चन जो है उसके अंदर थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन, आई वुड से लेंदी थॉट प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर था जरूर। राइट, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। Now, in this question, it is asked the mole percentage of nitrogen in the air is 80%. Water is in equilibrium with the air at the pressure 10 atmosphere. What is the mole fraction of nitrogen if the KH for N2 is 6.5 into 10 की power 7 mmHg? ऑलराइट, तो हमें यहाँ पर KH की जो वैल्यू दे रखी है, KH बच्चों व्हाट इज KH? हेनरीज कांस्टेंट। सो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, ये अपने आप में एक की वर्ड हो जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि वी आर गोइंग टू यूज हेनरीज लॉ। सो बच्चों व्हाट इज हेनरीज लॉ? हेनरीज लॉ कहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 शुड बी इक्वल टू KH टाइम X इंटू N2। बराबर है। अब हमें ढूंढना क्या है? व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन द वाटर? दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड दिस। बराबर है, अगर ये पता करना है तो बाकी दोनों हमें दिए हुए चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप देख सकते हैं हमें KH की वैल्यू दे रखी है, KH की वैल्यू दे रखी है 6.5 इंटू 10⁻⁷। एक्स ऑफ N2 हमें नहीं पता, नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन हमें नहीं पता। अब प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना दिया है? हियर सम स्टूडेंट्स मेक द मिस्टेक, वो 10 एटमॉस्फेयर डायरेक्टली डाल देते हैं। इजी इजी अन्ना, ऐसा नहीं करना है। तो कैसा करना है सर? देखिए यहां पर आपको क्या दिया था? आपको दे रखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन पूछा। ये 10 एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन का प्रेशर नहीं है, ये टोटल प्रेशर है। तो बच्चों टोटल प्रेशर में से नाइट्रोजन की प्रेशर कैसे निकाली जाती है? यूजिंग डाल्टन्स लॉ। पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए हम लोग डाल्टन लॉ यूज करते हैं। तो डाल्टन लॉ के अनुसार पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन इन द एयर। ओके, ये मोल फ्रैक्शन और ये मोल फ्रैक्शन अलग है बच्चों। ये हवा का मोल फ्रैक्शन है, ये पानी के अंदर जो नाइट्रोजन डिसॉल्व हुआ उसका मोल फ्रैक्शन है। तो टोटल प्रेशर मेरे को दे रखा है 10 एटमॉस्फेयर, और नाइट्रोजन की जो फ्रैक्शन है एयर में, मोल परसेंटेज इन दी एयर, एयर में मेरे को बोला हुआ है 80%, मतलब 80/100। ऑलराइट, सो 0 0, मैं बचपन से हूं हीरो। सो अपना आंसर क्या आया? 8 एटमॉस्फेयर। प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज 8 एटमॉस्फेयर। लेकिन अगेन वन छोटा सा ट्रैप, यहां पर प्रेशर हमें यहां पर प्रेशर हमें एटमॉस्फेयर में दिया है, लेकिन KH की वैल्यू देखिए 6.5 इंटू 10⁻⁷ mmHg में दी हुई है। अलग अलग जो यहां पर आपको ट्रैप करने के लिए उन्होंने यूनिट्स दिए हैं। यूजुअली हेनरी के क्वेश्चंस में इस तरह के अलग यूनिट्स नहीं आते, पर इस क्वेश्चन में आए हैं। दिस मेक्स द क्वेश्चन लिटिल ट्रैप लाइक सिचुएशन। तो ट्रैप से बचिए। 8 एटमॉस्फेयर आपको पता होना चाहिए कि 1 एटमॉस्फेयर जो होता है वो 760 mmHg होता है। सो पुटिंग दिस वैल्यू हियर, व्हाट डू वी गेट? वी गेट 8 इंटू 760 अपॉन 65 इंटू 10⁻⁶। बराबर, मैंने पॉइंट यहां का शिफ्ट कर दिया। ऑलराइट, x2
ये पॉइंट अपन निकाल देते हैं यहाँ पर। एंड डेफिनेटली 8 8 64 और यहाँ पर 9 जा जाएगा लगभग, 9 जा। तो अपना आंसर आ रहा है 90 इंटू 10 रेस टू या 9 इंटू 10 रेस टू -5। ऐसा कोई नियर बाय आंसर हमें ढूंढना होगा। 9 इंटू 10 रेस टू -5 बराबर 10 की पावर -5। अगेन आई वुड से बच्चों, डोंट इन्वेस्ट योर लॉट ऑफ टाइम इन एग्जैक्ट कैलकुलेशन बिकॉज ऑप्शंस आर फार अवे, लिटरली विजिबल। यहाँ पर ऑप्शन क्लोज नजर आ भी रहे थे लेकिन पावर दूर दूर थे, तो पावर के ही हिसाब से आप इस क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर जाते हैं। All right. So with this, 9 into 10 raised to -5 is the final answer for the given question. Right. You go for the next. Now in this question, it is given 2 moles of liquid A and 3 moles of liquid B are mixed. जैसे ही आपने देखा दो लिक्विड को मिक्स किया है, दो लिक्विड को मिक्स किया है और वेपर प्रेशर ये शब्द दिखाई दिया, मतलब बात क्लियर है, रॉल्ट लॉ लगने वाला है। ओके, दे फॉर्म द आइडियल सोल्यूशन एंड 320 mm ये अपने जो है सोल्यूशन का प्रेशर दिया है। फिर आगे कह रहे हैं एट दिस स्टेज 1 मोल ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ बी इज एडेड टू द सोल्यूशन। मतलब यहां पर केस 2 क्रिएट किया जा रहा है। ओके, सो अगेन केस 1 और केस 2 जब आता है तो दो ही चीजें होती है, या तो रेशियो या तो साइमल्टेनियस इक्वेशन। दो अननोन रहेंगे तो आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन लेना चाहिए, एक अननोन रहेगा तो आप रेशियो ले सकते हैं, ये अपना कॉमन तरीका होता है। ठीक है, सो यहाँ पर लिक्विड ए एंड लिक्विड बी की बात चल रही है। क्या बोला है? 2 मोल्स ऑफ ए एंड 3 मोल्स ऑफ बी आर मिक्स्ड। ओके, तो प्यारे बच्चों इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारे पास में केस 1 रेडी हो जाता है। ओके, रॉल्ट लॉ अपन लिख लेते हैं यहाँ पर। बराबर, रॉल्ट लॉ क्या कहता है? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। बराबर है। पी नॉट कितना है? पी नॉट हमें नहीं पता, इनफैक्ट हमें वही ढूंढना है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली। ए और बी का प्योर का हमें प्रेशर ढूंढना है, यही हमारा क्वेश्चन है। सो पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट की वैल्यू हमें नहीं पता। एक्स ए क्या होता है क्या होता है बच्चों? एक्से मतलब एक्स का मोल, मतलब ए का मोल अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल कितने हैं यहाँ पर? 5 मोल है। ठीक है, टोटल मोल 5 हो जाते हैं, दिस इज 2/5। बराबर, पी नॉट बी हमें नहीं पता, बट पी नॉट बी इंटू एक्स बी का वैल्यू क्या है? 3/5। ओके, टोटल प्रेशर अपने को कितना दे रखा है? 320। ओके, 320। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल चुका है। अब केस 2 में हमने क्या करना है? हमने करना है एट दिस स्टेज 1 मोर मोल ऑफ ए इज एडेड। तो ए में अगर पहले 2 मोल थे, एक और मोल डाला, तो अभी ए के हो गए 3 मोल, बी के हो गए, बराबर है, बी के हो जाएंगे कितने? एक और मोल उसका भी बढ़ा दो, इसके हो गए 3 मोल, इसके हो गए 4 मोल और टोटल हो गए 7 मोल। ओके, टोटल हो गए 7 मोल। तो हमें सेकंड इक्वेशन क्या मिलने वाला है? सेकंड इक्वेशन हमें क्या मिलेगा? उसका टोटल प्रेशर दिया है क्या? द वेपर प्रेशर इज नाउ 328.6। बराबर है, थोड़ा सा 328.6, ये वैल्यू देख करके ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन कैलकुलेशन में ट्रिकी हो सकता है। तो 328.6 बराबर पी नॉट ए इंटू ए के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, फिर पी नॉट बी इंटू बी के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। बराबर है। अब दोनों इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 0 1600 हो गया ये। 1600 इज इक्वल टू 2 पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी। ऑलराइट, सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, और यहां पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। बराबर है। क्या ऑप्शंस हमारे दूर दूर हैं? हाँ जी, बिल्कुल दूर दूर नजर आ रहे हैं। बराबर है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन की तरफ ले करके जा सकते हैं, कोशिश करते हैं, पहले शुरुआती तौर पर हम लोग ना करें। बराबर है, तो 42 4 कैरेट, 56 और 4 60, 6 कैरेट, 14 और 6 20, 2 कैरेट, 23। वंडरफुल। ओके, 2300 3 टाइम्स पी नॉट ए प्लस 4 टाइम पी नॉट बी।
बराबर है, 3 टाइम्स पी नॉट ए पी नॉट बी। अभी इसमें आप देखिए, इधर 2 पी नॉट ए, इधर 3 पी नॉट ए, तो यहाँ कॉमन फैक्टर नजर नहीं आ रहा है, मतलब कॉमन नहीं नजर आ रहा है, तो हमें कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इसको चेंज करना पड़ेगा। लेट्स मल्टीप्लाई दिस विथ 3। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ओके, वेट 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 अ सेकेंड। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो और यू नो साइमल्टेनियस सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, दैट्स द मैथमेटिकल वे। बट हियर कम्स अ स्मार्ट ट्रिक, जो मैं आपसे कहता हूं कि आपको हमेशा थोड़ा सा स्मार्टनेस वहां पर दिखानी है। क्यों ना ऐसा किया जाए कि ये वैल्यूज जो इसके अंदर हमें दे रखी है, इस वैल्यू को पुट करके चेक करते हैं कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू कौन सी है ना। मुझे लग रहा है कि ये 500 200 काफी इजी वैल्यूज हमें दे रखी है, सो लेट अस पुट दिस वैल्यू। व्हाट इज, लेट अस गो विद द फर्स्ट वन, 500 इंटू टू। 500 इंटू टू विल बी, ऑप्शन वन को हम वेरीफाई करते हैं। 500 इंटू टू मतलब हो गया 1000, और 200 इंटू थ्री मतलब हो गया 600। बिल्कुल सही, यहाँ पर मैच हो रहा है, बिल्कुल सही मैच हो रहा है। इतने से इक्वेशन में हमारा पूरा जो है सॉल्विंग हो जाता है। ठीक है, आपको ये केस टू भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप यहाँ पर भी वो वैल्यू पुट करना चाहे तो इनफैक्ट आप ये स्टार्ट में जो आपने केस वन जो बनाया था ना, बस उसी में डायरेक्ट वैल्यू पटक देते तो भी आपको आंसर मिल जाता, और आपको ये सब नहीं करना पड़ता, विच विल सेव योर इमेंस टाइम इन द रियल एग्जाम। ओके, तो रियल एग्जामिनेशन के अंदर स्मार्टनेस बहुत जरूरी है बच्चों। ऑलराइट, तो मैंने आपको पूरा लॉजिकल तरीका बताया, आप चाहिए तो इसके और आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट आई थिंक दैट डजंट मेक सेंस। ऑलराइट, क्योंकि हमें फाइनल आंसर से मतलब था। क्रॉस वेरीफाई करना है आपको और कॉन्फिडेंस चाहिए कि नहीं सर पक्का यही है ना, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 500 इंटू थ्री यहाँ पर हो जाएगा 1500। ऑलराइट, और 4 इंटू 200 हो जाएगा आपका 800, और 1500 और 800 23, तो बिल्कुल यहाँ पर सटीक उत्तर बैठ रहा है। सो 500 एंड 200 शुड बी द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। राइट, सो साइमल्टेनियस भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन तरीका यही है कि ऑप्शन में से वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, यू गेट इट फास्टर। नेक्स्ट, नाउ दिस क्वेश्चन देख के ही समझ में आ गया। अगेन 1 2 3 4 चार केसेस दिए, मतलब क्वेश्चन लेंदी है, पक्की बात है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन, 2.2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 125 ml। मतलब मेरे को यहाँ पर दे रखा है 2.2 ग्राम बराबर सल्यूट, और मेरे को वॉल्यूम कितना दे रखा है 125। ओके, और ये बात चल रही है ग्लूकोज के बारे में। ओके, और मुझे करना क्या है, फाइनली करना क्या है, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बराबर है, तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है कि भैया बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कब होता है, जब सल्यूट ज्यादा होता है कि नहीं। जब आप मोर सल्यूट डालोगे तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन भी ज्यादा होगा। तो ज्यादा एलिवेशन कब होता है, ज्यादा सल्यूट पे। तो हमारा एम क्या होना चाहिए, ये पता करो कि सल्यूट कहां पर ज्यादा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कहां पर ज्यादा है। नेक्स्ट अपने को दिया है 1.9 ग्राम इन 250 ml, 1.9 ग्राम इन 250 ml। ओके, फिर अगला दिया है 9.0 ग्राम यूरिया। ओके, और ये अपने को CCl2 के लिए दिया हुआ है। ओ कैल्शियम क्लोराइड, मतलब कैल्शियम क्लोराइड तो इलेक्ट्रोलाइट है, टुकड़े होने वाले हैं, टुकड़े होने वाले हैं, वेंट ऑफ फैक्टर का ध्यान रखना। ग्लूकोज के टुकड़े नहीं होंगे, लेकिन इसके टुकड़े होंगे। तो दिस विल बी 3 टाइम, कैल्शियम क्लोराइड के 3 टुकड़े होते हैं, 100% डिसोसिएशन मान के चलना होता है। ओके, सो दिस इज 1.9 इन 250 ग्राम। अगला बोला है 9 ग्राम यूरिया इन 500 ml। ओके, और नेक्स्ट अपने को बोला हुआ है, ये यूरिया है, यूरिया में टुकड़े नहीं होंगे। अगला अपने को बोला है 20.5 ग्राम एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 थ्राइस। ओके, और वो भी अपने को कितने में डाला है, 750 ml पानी में डाला है। ऑलराइट, अगर आप देखें तो क्वेश्चन काफी लेंदी है, वेरी लेंदी क्वेश्चन, बिकॉज यू विल हैव टू फाइंड द concentration फॉर ईच ऑफ देम एंड सी दैट विच वन इज हैविंग द हाईएस्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ मोल्स। बट यू कैन हियर अप्लाई अ स्मार्ट ट्रिक। स्मार्ट ट्रिक क्या बोलता है कि एक तो आप यहां पर ये देखिए कि Al2SO4 थ्राइस के 5 टुकड़े होने वाले हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेशन 5 टाइम्स हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन 5 टाइम। ओके, एंड दूसरी बात, क्या यहां पर वॉल्यूम सबके इक्वल दिए है क्या,
नहीं ना, वॉल्यूम इक्वल नहीं दी है। तो आइडियल यही होता है कि जब हमें कंपेयर करना है, तो जैसे हमें आलू कांदा टमाटर सबके प्राइस कंपेयर करना है, तो हम सबका एक एक किलो का प्राइस कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर भी सबका वॉल्यूम है ना इक्वल होना चाहिए था। तो इक्वल वॉल्यूम पे कंपैरिजन हमारे लिए आसान हो जाती है। तो जैसे 500 जो है 250 जो है, अगर उसको आप 750 करना चाहो तो आप क्या कर दोगे, 3 टाइम्स कर दोगे। इसको लगभग 2 ग्राम ले लो, 2 ग्राम का 3 टाइम्स कितना हो गया, 6 ग्राम हो गया, बराबर है। तो ये इसको 750 में 6 ग्राम है ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, 750 ml में 6 ग्राम है। अब 500 के अंदर 250 और ऐड करना है। देखो 9 ग्राम इज प्रेजेंट इन द 500, तो 250 के अंदर 4.5 ग्राम होगा। 500 में 9 ग्राम है, तो 250 ग्राम में 4.5 ग्राम होना चाहिए। सो इस 9 ग्राम में 4.5 और ऐड कर दो, सो दैट बिकम्स नियरली 13.5, ओके, इन 750 ml। ओके, आई रिपीट वंस अगेन, ये हम लोग ट्रिक लगा रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर ट्रिक लगा रहे हैं सभी को 750 पर ले आने का, सो दैट कंपैरिजन हमारे लिए आसान हो जाए। ओके, अब 125 का 750 कैसे करेंगे, तो 125 का डबल होता है 250, और 250 का ट्रिपल होता है 750। तो 125 का डबल कितना होता है, 250। तो इसको मैंने कर दिया 4.4। अब 250 का ट्रिपल, 250 का ट्रिपल होता है 750। ट्रिपल कर दोगे तो ये हो जाएगा 4.4 का 8.8, 8.8 और +4, दैट्स समथिंग लाइक यू नो बराबर 13.2 लगभग। ठीक है, सो ये हमें मिल गया। अब यहां पर आप देख रहे हो कि सल्यूट जो है कहां पर सबसे ज्यादा है, बोला यहां पर सबसे ज्यादा है, प्लस वो 5 टाइम्स भी होने वाला है। ठीक है, +5 टाइम्स होने वाला है। ऑफ कोर्स देखो मोलार मासेस को आप इग्नोर नहीं कर सकते, बट जैसा मैंने कहा कि क्वेश्चन लेंदी है, काफी लेंदी है, सबके मोलार मास से डिवाइड करो, सबका एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन निकालो, विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ना चाहिए। या फिर जो मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं कि भाई Al2SO4 थ्राइस के 5 टुकड़े होने वाले हैं, एक तो सल्यूट सबसे ज्यादा, बराबर, उस पर से 5 टुकड़े होने वाले, 5 टाइम्स हो जाएगा। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो कि 4 जो है ना उसका सबसे ज्यादा होना चाहिए। ले, ये तो तीन तीन ऑप्शन में है, 4 सबसे ज्यादा। ठीक है, कोई बात नहीं, ऑलराइट, कोई बात नहीं, इसका अपन अप्रोक्सीमेटली देख लेते हैं। ग्लूकोज का क्या होएगा, 1/180, दिस विल बी डिवाइड बाय कैल्शियम क्लोराइड का मास है, कैल्शियम का 40, क्लोरीन का 71, क्लोरीन 2 है ना, तो 71 +40 ये हो जाएगा आपका 111 और वो भी *3 करना पड़ेगा आपको क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड है, तो ये हो जाएगा 18, 18/111, 18/111, और ये हो जाएगा डिवाइड बाय 60। ओके, तो ये देखो ये डिवाइड बाय 60 है और ये डिवाइड बाय 180 है, बराबर है। सो क्लियर कट यूरिया के मोल्स ज्यादा है, क्लियर कट यूरिया के मोल्स ज्यादा है। तो यूरिया के मोल्स ज्यादा है तो 3 का 1 से ज्यादा है, 3 का 1 से ज्यादा है, 3 का 1, ये तो गया ऑप्शन। ओके, ये तो पहले ही जा चुका था। 3 का 1 से ज्यादा है, 3 का 1 से ज्यादा है, 3 का 1 से ज्यादा, ये भी गया ऑप्शन। क्लियर है, यहाँ पर समझ में अपने को आ जाता है कि 3 वाले का यूरिया का मोल्स ग्लूकोज से ज्यादा है। अगर इतना भी आप क्रैक कर लेते हो तो आपको आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा, और एल्स यू विल हैव टू लिटरली सॉल्व एवरी concentration and find out which one is having the highest concentration including the Venthoff factor। ऑलराइट, बट 3 और 1 जो कि ग्लूकोज यूरिया है जिसके मासेस आपको डायरेक्टली याद है, मैंने सिर्फ क्या किया, दोनों को 750 ml पर ले आया मैं, और दोनों के सल्यूट लगभग सेम है, डिवाइड बाय मोलार मास किया, तो ये इस क्वेश्चन की ट्रिक थी। ये इस क्वेश्चन में आप अगर देख पाते हो तो आप क्वेश्चन को सरलता से और सही समय में एक्यूरेसी के साथ और कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे। आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर। लेट्स गो टू द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। ओके, दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस बार सॉल्यूशन कॉलिगेटिव से आए थे, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल बहुत ही आसान आया था। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द लिविंग सेल इज 12 एटमॉस्फेयर, द स्ट्रेंथ ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन दैट इज आइसोटोनिक विथ लिविंग सेल। पहली बात तो सीधी है कि भाई अपने को ऑस्मोटिक प्रेशर की बात चली है, ऑस्मोटिक की बात चले तो ऑस्मोटिक का फॉर्मूला पूछा क्या है अपने को, कॉन्सेंट्रेशन, स्ट्रेंथ ऑफ सोडियम क्लोराइड, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर बात थी
वो है कॉन्सेंट्रेशन। हमें मोल पर लीटर में नहीं पूछा है, ग्राम पर लीटर में पूछा है। तो बच्चों ग्राम पर लीटर में जब पूछा हो तो आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूशन में ध्यान रखना है। ऑस्मोटिक प्रेशर हमें दे रखा है 12, कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे क्या आएगा, मास अपॉन मोलार मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर, बराबर है। तो क्या हमें कुछ मास वगैरह दिया है, नहीं दिया है, बराबर है। मास अपॉन लीटर यही तो सर फाइंड करना है ना। W2 अपॉन वॉल्यूम यही तो फाइंड करना है। मोलार मास ऑफ NaCl कितना होता है, 58.5। और यहाँ पर टेम्परेचर हमें दे रखा है 300, और आर की वैल्यू हम कैसे खा गए, आर की वैल्यू वाव 0.08। नाइस कैलकुलेशन, मतलब क्लियरली दिख रहा है कि कैलकुलेशन बड़ा ही आसान होने वाला है। ऑलराइट, सो ये 0 0 मैं बचपन से हूँ हीरो, बराबर है। ये हो जाएगा 8 8 3 24, तो यहाँ पर चला जाएगा ये 2 बराबर। तो स्ट्रेट आपका W2/V की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 58.5 डिवाइडेड बाय यू नो 2, 58.5 डिवाइडेड बाय 2। सो ओके, लेट मी this 50 nearly 29.25, बराबर। तो ये आपका फाइनल आंसर अगर आप लेंगे तो आपकी नैया जाएगी डूब, क्योंकि हम यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंटर को हमने मिस आउट कर दिया, एंड द पॉइंट वाज वेंट ऑफ फैक्टर। क्या यहाँ पर बात NaCl की चल रही है, सोडियम क्लोराइड, बिल्कुल यस। अगर सोडियम क्लोराइड की बात चल रही है तो उसके तो दो टुकड़े होने वाले हैं, है कि नहीं। तो वेंट ऑफ फैक्टर को हमें डालना था यहाँ पर। तो वेंट ऑफ फैक्टर आई अगर आप इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर, दैट इज वैल्यू उसकी कितनी है, आई की वैल्यू हो जाती है 2। तो आई की वैल्यू में यहाँ पर 2 इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, सो दिस विल बी लाइक डिवाइड बाय 4। अगर आप डिवाइड बाय 4 करोगे तो आंसर इसका आएगा अप्रोक्सीमेटली 4 1 जा 4 18, दैट इज 4 4 जा 16, और 2 फिर 2 and 5 ना, 7 अप्रोक्सीमेटली। ऑलराइट, 14.6 या 14.7, मतलब राउंड ऑफ करने पर आपको आंसर लिखना होगा 15 15। ऑलराइट, सो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। एक छोटा सा ट्रिक था यहाँ पर, वो है वेंट ऑफ फैक्टर को भूलना नहीं है, बाकी सब कुछ बहुत ही आसान था। और ग्राम पर लीटर में पूछा था, ये दूसरा ट्रिक था। ओके, तो दो चीजें ध्यान में रखो, आंसर आ जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन, ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं। अगर आपको ये कुछ भी हेल्पफुल लगा रहेगा तो जरूर फॉलो कर लीजिएगा बच्चों, बिकॉज एज आई सेड बाकी भी सारे चैप्टर के ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन हम लोग सारी टिप्स एंड ट्रिक के साथ आपके साथ शेयर करने वाले हैं। राइट, सो लेट्स गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन। द सब्सटेंस एक्स 1.5 ग्राम dissolved in 150 ग्राम of solvent Y, all right, led to the elevation of boiling point, the clear cut keyword elevation in the boiling point। boiling point की बात चले तो boiling point का फॉर्मूला, the relative lowering of vapor pressure, ओ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की भी बात की गई है, मतलब यहाँ पर डेल्टा पी बाई पी नॉट वाली फॉर्मूला भी लगेगी, और जो है आपकी बॉइलिंग पॉइंट वाली फॉर्मूला भी लगेगी। ऑलराइट, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट वाई इज, तो हमें पूछा गया है डेल्टा पी बाई पी नॉट कितना होगा। तो हम जानते हैं कि डेल्टा पी बाई पी नॉट जो होता है वो होता है x2। ऑलराइट, प्रश्न में आगे हमें लिखा है अज्यूम द सोल्यूशन टू बी डाइल्यूट एंड नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, मतलब वेंट ऑफ फैक्टर तो गया। और डाइल्यूट सोल्यूशन में क्या आप जानते हैं कि फॉर्मूला को हम सिंप्लीफाई करके ऐसा लिखते हैं, W2 अपॉन M2, W1 अपॉन M1। सो दिस इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ अ डाइल्यूट सोल्यूशन, एंड रिलेटिव लोअरिंग हमें ढूंढने के लिए कहा गया है। अब हमें यहाँ पर एलिवेशन का डेटा भी दिया हुआ है। एलिवेशन का डेटा हमें चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, फॉर्मूला लगा दीजिए, डेल्टा टीबी के बी एम। डेल्टा टीबी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमें दे रखा है 0.5 केल्विन, सो द वैल्यू हियर इज 0.5। केबी का वैल्यू हमें यहाँ पर दिया हुआ है 5 केल्विन केजी पर मोल। मोलालिटी की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा मोलालिटी की जगह पे मास अपॉन molar mass, that is 150 gram of solvent, okay, and the
सब्सटेंस एक्स 1.5 ग्राम, 150 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट वाई। ओके, सॉल्वेंट का मोलार मास भी दे रखा है अपने को। ओके, क्या हमें यहाँ पर मोलार मास ऑफ सल्यूट मालूम है क्या? हमें नहीं मालूम है। ओके, W1 अपने को क्या दे रखा है? 150। ओके, 150। सो दिस बिकम्स 1.5, दिस बिकम्स 0.5 को मैंने ऐसे लिख दिया। और इसका ये 0 0 हम 5 और 5 कट देते हैं, 0 और 0 कट कर देते हैं, 15 और 15 कट कर देते हैं। सो हमारा M2 का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10। ओके, M2 का आंसर 10 आ रहा है। लेट अस पुट दिस हियर। डेल्टा P बाई पी नॉट। W2 हमें कितना दे रखा है? W2 हमें दे रखा है 1.5 ग्राम, मोलार मास है 10। W1 हमें दे रखा है 150 और मोलार मास अपने को दे रखा है 300। 300। ऑलराइट, सो ये 15 15 यहाँ पर कट हो जाएगा, ये 0 0, हम बचपन से हैं हीरो। सो दैट्स कमिंग आउट टू बी 0.3। 0.3 का मतलब हो गया दिस शुड गो विद द यू नो 0.3। ओके, 0.3 आ रहा है परफेक्टली। यहाँ पर हमने ओके, सो डेल्टा पी बाय पी नॉट की वैल्यू 0.3 आ रही है। So this should go with the 30 into 10 raised to minus 2. Okay. If I have not done any mistake, just let me cross verify. 1.5 ग्राम, उसका 0 मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। 150, डिवाइड बाय 1000 तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो आपका जो है मास ग्राम में दिया हुआ है। सो डिवाइड बाय 1000 करना है, बड़बड़ करने के चक्कर में गड़बड़ हो जाती है। ऑलराइट, सो ये जो है ये 0 और ये 0 भी कट हो जाएगा। और ऑफ कोर्स मोलार मास उसके हिसाब से आपका 100 आता है। सो अगर 100 आएगा तो यहाँ पर एक और 0 है, विच विल मेक द डेल्टा पी बाई पी नॉट की वैल्यू 0.03, एंड हेंस दिस शुड बी 3 इंटू 10 रेस टू माइनस 2। 3 इंटू 10 रेस टू माइनस 2। So 3 should be the final answer for the given question. Alright, so this was quite easy. Just be careful during the calculation और मन शांत रख के कैलकुलेशन करिए और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच पाएंगे। आने वाले JEE अटेम्प्ट के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जरूर चैनल पर बने रहिएगा, आपको आने वाले सारे चैप्टर्स जो हैं उसमें मजेदार टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल फॉर द टाइम बिंग। थैंक यू वंस अगेन।